अच्छा, फॉर्मूला है। हमें मालूम करना है कि कंडीशन क्या है कि दो इवेंट्स एक दूसरे के डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमने ये मालूम करना है। बेसिकली क्वेश्चन ये है, द कार्ड इज टेकन आउट ऑफ पैक of for two cards, the selection of each card is equiprobable. In which of the following cases the events A and B are independent? पहले की बात है डायमंड नेव, नेव बेसिकली जैक को कहते हैं। रेड क्वीन, क्वीन और किंग, किंग और नेव, ये बेसिकली है, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, हमको जरा एनालाइज करते हैं अलग से। डायरेक्ट कंडीशन बता सकता हूँ वैसे, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वो आपको सामने आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक इसकी इंट्यूशन आए। ए गिवन बी का क्या मतलब है, ठीक है। ए गिवन बी का क्या मतलब है, एक ये, और दूसरा ए का क्या मतलब है, ठीक है। यानी कि पी ऑफ ए, बेसिकली पी ऑफ ए में और पी ऑफ ए गिवन बी में क्या फ़र्क है, तो इसकी बात करते हैं पहले। इसका बेसिकली मतलब ये बनता है, पी ऑफ ए गिवन बी का probability of A if B is true, ठीक है। मैंने थोड़े से वर्ड्स चेंज किए अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है जो आपको मिलेंगे। probability of A if B is true, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये मतलब, यानी कि अगर B ट्रू है तब A की probability क्या है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका वैसे मतलब है probability ऑफ A, लेकिन इससे एक इम्प्लाई हो रही है बात, इससे इम्प्लाई ये हो रही है, इवन इफ B इज ट्रू और इफ B इज फॉल्स, यानी कि A की वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, चाहे B ट्रू हो चाहे B फॉल्स हो। इससे एक बात समझ आ रही है कि ये तब केस होगा कि जब A B पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट केस की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, करेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये इससे ये पार्ट हटा देता हूँ, ये ठीक है। अब मैंने ये एक पार्ट हटा दिया, अब ये क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसकी मैंने ये डेफिनेशन बनाई है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, हटाने से पहले बेसिकली क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि इफ बी इज ट्रू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। अगर मैं लेट्स सपोज, अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक नया फार्मूला इजाद कर दिया और वो है ए इंटरसेक्शन बी, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें मैंने एक एडिशन कर दी ना, मैंने बेसिकली ये इस चीज़ को हटा के ये चीज़ बना दी। ये जो मैंने रूल ब्रेकिंग की है, अगर ये बात सच निकल आती है, इसका मतलब है कि इसमें बी कोई रोल अदा नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है, अगर ये बात सच निकल आती है, ये वाली बात, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फार्मूला मुझे जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। और ये बेसिक एक बचपन में स्कूल पढ़ा था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को चेक करना हो तो उसका बेसिकली तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के अंदर डालेंगे एल एच एस इक्वल आर एच एस, जो हर एक मैथमेटिशियन की फेवरेट इक्वेशन होती है। ये बेसिकली काम करते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह ये डाल दूं और जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है कि मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। यानी कि मुझे इफ़ बी इज़ ट्रू की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यानी कि मेरी इक्वेशन तब भी सेटिस्फाई हो रही है कि चाहे बी ट्रू हो चाहे बी फॉल्स हो। लॉजिक की टर्म्स में इस चीज़ को कहते हैं, या प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, कि देन ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बी। या सिंपल, अगर एक चीज़ को दूसरे से फ़र्क ही नहीं पड़ा तो उसको इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। तो ये बेसिकली उसका ये पीछे फॉर्मूला डेरिवेशन है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये बात पता लगी कि किसी भी इवेंट का
किसी भी इवेंट का डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करनी हो तो उसका बेसिकली ये तरीका कार है कि ये आप फिल करें, और ये फिल करने के बाद आप देखेंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो डिपेंडेंट इवेंट है, या कुछ और जो भी केस हो, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहले का केस है फर्स्ट कार्ड ड्रॉन, बेसिकली ए क्या है, ए इक्वल्स टू कार्ड इज डायमंड, ठीक है। और बी क्या है, कार्ड इज अ जैक। इसका मतलब है, अच्छा ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बाय द वे, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन होती है n of a divided by n of t, where n of a equals to the possibilities of a and n of t is the possibilities of total cases, ठीक है। तो टोटल केसेस तो हमें पता है 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, और 52 C1 होगा, जाहिर सी बात है एक ही हाथ में उठा रहे हैं। मैं बाय द वे हर वीडियो में C इसलिए यूज़ करता रहता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हट जाती है, इससे समझ नहीं आती कि क्वेश्चन में सी यू कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन यूज़ करें या ना करें। मैं हर क्वेश्चन में इवेंचुअली कर ही लेता हूँ। 52 का बेसिकली मतलब होता है 52 C1, और ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 52 कार्ड्स हैं और आप हाथ में एक ही उठा रहे हो, ठीक है। अगर मैं कार्ड्स दो उठा रहा होता हाथ में तो 52 C2 कर रहा होता, मैं हर केस में फिर C2 कर रहा होता, ठीक है। तो अक्सर ये मैं देखा हो जाता है कि मतलब हम जब एक कार्ड ही केस होते तो फिर हम सी को ज़हमत नहीं करते, सी की ज़हमत थोड़ी कर ही ले, इससे फ़ायदा ये। तो बेसिकली एन ऑफ टी बेसिकली हमारा 52 C1 हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 52। एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए बेसिकली इवेंट दैट कार्ड इज अ डायमंड। टोटल कार्ड्स हैं 52, जिसमें से डायमंड कार्ड्स होते हैं बाय द वे 13, ठीक है। 13 डिवाइड बाय 13 होते हैं, ठीक है। अगेन मैं सी की डेफिनेशन में लेके आता हूँ, ए इवेंट है, और मेरी पिछली जो वीडियो है उसको रेफर कीजिए अगर आपको सी वाली चीज़ पे अगर थोड़ा सा वो है ना कंफ्यूजन है, तो मेरी पिछली वीडियो पे रेफर कीजिए। तो एन ऑफ ए बेसिकली क्या चीज़ है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट अ कार्ड इज डायमंड। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये पॉसिबिलिटी 13 ही हो सकती है, 13 आउट ऑफ 52, ठीक है। लेकिन मैं इसको सी की टर्म्स में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ही हट जाए। 13 टोटल है, इवेंट क्या है, कार्ड इज डायमंड, ठीक है। टोटल डायमंड कार्ड में से एक हाथ में डायमंड में आ रहा है, तो यानी कि 13 कार्ड में से एक हाथ में आ रहा है, तो एन ऑफ ए इज 13C1। ये बन गया आपका 13C1 डिवाइडेड बाय 52C1, जो कि सिंप्लीफाई होकर 13/52 बन जाता है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होकर बन जाता है 13/52, ठीक है, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली हम कार्ड से जैक की बात करते हैं, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। मैं दोबारा सी की डेफिनेशन में बात करूंगा, ठीक है, ताकि बात बैठे दिमाग में कि एन ऑफ टी के। अब मैं इसमें बी लगा रहा हूँ सारे, इसमें अब मैं बी लगा रहा हूँ। अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू, चेंज कर लेता हूँ मैं, एन ऑफ बी टाइम्स एन ऑफ टी, ठीक है। अगेन एन ऑफ टी निकालें, एन ऑफ टी क्या चीज़ है, टोटल कार्ड 52 हैं, ठीक है, उनमें से कितने हाथ में ले रहे हैं आप, एक ले रहे हैं, तो 52C1 हो जाएगा। इसी तरीके से बी इवेंट क्या है, कार्ड इज अ जैक, टोटल जैक्स कितने हैं 13, नहीं टोटल जैक्स हैं 4, सॉरी 4 जैक्स होते हैं जैक में, 4 जैक्स हैं, हाथ में कितने ले रहे हैं, इन केस दिस इज ट्रू एक, तो एन ऑफ बी क्या होगा, पॉसिबिलिटीज ऑफ जैक्स क्या हैं, कितनी ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें जैक आपके हाथ में आ सकते हैं, 4C1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 52 विच इज इक्वल टू पी ऑफ बी। अब वापस कंडीशन देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है रिजल्ट, तो ये क्या था, 13 था, 13 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 4 बाय 2 से, जो कि मुझे देता है
52 स्क्वायर हो जाएगा और ये 52 हो गया, तो ये 1/52 देता है मुझे, 1/52, विच इज़ इक्वल्स टू, अगेन मैंने क्या चीज़ कैलकुलेट की है। स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है कि आप हर पॉइंट पे आपको पता हो कि आपने क्या कर रहे हो। स्टैटिस्टिक्स में गुम होना बहुत आसान काम होता है। ये आपने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/52। अब अगेन इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगेन मैं फॉर्मूला पे आता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि इतना आसान में क्यों कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेच क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है ना प्रोबेबिलिटी, तब ये सब्जेक्ट खराब होने लगता है। तो इसका तरीका ये है कि इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। स्टैटिस्टिक्स को करने का तरीका ही है। अगेन फार्मूला लगाता हूँ, जो कि फार्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। मैं सी की टर्म्स में नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको काइंड ऑफ समझ आ गई कि क्या है। तो एन ऑफ टी दो दफ़ा निकाल चुका हूँ, 52 है, ठीक है। एन ऑफ टी इज 52, एन ऑफ टी इक्वल्स टू 52 इन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या चीज़ होती है? जब ए और बी इकट्ठे इवेंट्स आ रहे हो आपस में। ए क्या है? ए है ए है डायमंड, बी है जैक, ठीक है। तो जैक ऑफ डायमंड बेसिकली इसका मतलब है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी, यानी कि डायमंड एंड जैक। डायमंड में एक ही जैक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जैक ऑफ डायमंड्स कितने कितने होते हैं? वो एक ही होता है कार्ड्स में। आप कार्ड्स चेक करके भी देख सकते हैं। ये जब मैं इसको इस फॉर्मूले में डालूंगा, क्या आना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/52। मेरे पास इवेंचुअली आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारा मैंने काम क्यों किया था? मैंने इस इक्वेशन को चेक करना था। इसको साफ तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैंने इस इक्वेशन को टेस्ट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो ये है, क्या है? वो ये है। ये देखें, एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि मेरी ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। और मैंने क्या कहा था कि अगर ये इक्वेशन होल्ड कर जाए, इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रू है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ही वाली बात जो मैंने यहाँ की थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए even if b is true or if b is false, doesn't matter, probability of a times probability of b will satisfy this relation। इसका मतलब है कि ये दो a और b इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, यानी कि b के ट्रू या फॉल्स होने से इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। मीन्स कि ये जो केस है, इसमें ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।